जी, अब हमने जो बात करनी है वो प्रोलैप्स की बात करनी है, जो इनकॉन्टिनेंस का सारा था वो हमने लास्ट एपिसोड में कर लिया था। तो प्रोलैप्स की वो बात करते हैं कि जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, उसके जो सिम्पटम होते हैं, एक तो डायरेक्टली प्रोलैप्स की वजह से आते हैं, दूसरा इनडायरेक्टली ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से आते हैं कि कोई ऑर्गन जो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हट गया है, तो उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, वो सिम्पटम आते हैं। अब प्रोलैप्स के जो सिम्पटम होते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि वेजाइनल बल्ज की सेंसेशन आएगी, हैवीनेस की सेंसेशन आएगी, या आपको प्रोट्रूजन नजर आएगी बियोंड द इंटरटस, तो वो प्रोलैप्स के सिम्टम है। अब पेशेंट जो है वो लोअर एब्डोमिनल या बैक पेन के साथ भी आ सकता है, कि ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट के साथ भी आ सकता है, कि जब वो लेटता है या बैठता है तो ये डिस्कम्फर्ट रिलीव हो जाती है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होती है। ठीक है, और अपना बैक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, तो ये जो सिम्टम है ना, ये डायरेक्टली प्रोलैप्स के सिम्टम है। फिर वो आपसे ये भी कंप्लेन कर सकती है कुछ इनडायरेक्ट सिम्टम कि अब ये इनडायरेक्ट सिम्टम क्या आते हैं? मैंने कहा कि जो ऑर्गन अगर कोई मूव हो गया, उस ऑर्गन की पोजीशन खराब हुई है, एनाटॉमिकल पोजीशन खराब हुई है, उस वजह से सिम्टम आएंगे। अगर ब्लैडर से रिलेटेड देखें तो डिफिकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन या डिफिकल्टी इन एम्पटाइंग द बोवल, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन हो सकती है, इनकम्प्लीट एम्पटाइंग ऑफ ब्लैडर या इनकम्प्लीट एम्पटाइंग ऑफ रेक्टम की सेंसेशन आ सकती है, और पेशेंट को जो है ना वो सपोर्ट करना पड़ सकता है या रिड्यूस करना पड़ सकता है प्रोलैप्स को अपनी फिंगर की मदद से, वॉइडिंग के टाइम पे या इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल के टाइम पे, ठीक है, और यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस भी इवन डेवलप हो सकती है। तो ये हमने देखा ना कि ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रही है और इनकम्प्लीट इम्पटाइन की सेंसेशन आ रही है, दूसरी तरफ यूरिनरी फीकल इनकॉन्टिनेंस भी डेवलप हो सकती है, ठीक है, और सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड मसले भी आ सकते हैं, पेन और डिस्कम्फर्ट आ सकती है, और लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनडायरेक्ट सिम्टम में आ जाती हैं। अब पेशेंट जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग भी एक्सपीरियंस कर सकता है, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, अल्सरेटेड एब्रेडेड, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि जब कभी वजाइनल ब्लीडिंग के साथ फीमेल आ रही है, तो आपने सबसे पहले उसका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सक्लूड कर लेना है कि कहीं वो तो ब्लीडिंग का कॉज नहीं है, बायोप्सी करके अल्ट्रासाउंड करके फिर आपने उसको जो है ना वो प्रोलैप्स के तौर पे ट्रीट करना है। अब आगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर उसने बताया, उसने कहा रिस्क फैक्टर प्रोलैप्स के भी वही हैं जो आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बताए थे, वही सारे रिस्क फैक्टर हैं, वही आपने इसमें भी करने हैं। प्यूडेंटल नर्व का देखा गया, अगर प्यूडेंटल नर्व डैमेज हो जाए चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो फिर जो है ना वो यूजुअली ये प्रोलैप्स हो जाता है। या तो प्यूडेंटल नर्व के साथ कोई मसला होता है, या जो प्यूबोरेक्टालिस मसल है उसकी थिनिंग हो जाती है, उसका कोई मसला होता है, तो उस वजह से प्रोलैप्स होता है। ये ना इन्वेस्टिगेशंस करके रिजल्ट निकाला गया डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स करके। अब वो कुछ एनाटॉमी बताएगा आपको। एनाटॉमी में वो ज़्यादातर यूट्रस की सपोर्ट की बात करेगा, जो YND लेंस से है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सपोर्ट को डिफाइन किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूट्रस को और वेजाइना को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जो लिवेटर एनाई मसल्स है, जिनमें पिबोरेक्टालिस आता है, पिबोकोक्सीजियस, एलियोकोक्सीजियस मसल आते हैं, ये सारे मसल हैं जो लिवेटर एनाई मसल्स हैं। ये सारे मसल ना आपको पता है ना कि पेल्विक फ्लोर बना रहे होते हैं, एक सपोर्ट बना रहे होते हैं जितने भी पेल्विक ऑर्गन है उनके लिए, पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। अब यूट्रस भी एक पेल्विक ऑर्गन है फीमेल में, तो ये उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो इनमें से पिबोरेक्टालिस है ना, तीन मैंने बताया, पिबोरेक्टालिस, पिबोकोक्सीजियस एंड इलियोकोक्सीजियस, इनमें से जो पिबोरेक्टालिस है ना, उन उसमें उसके थोड़ा सा फाइबर में ना गैप आता है, वो गैप आता है, उसको कहते हैं यूरोजेनाइटल हाइएटस, उसमें से ना यूरिथ्रा, वेजाइना और रेक्टम पास करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा पहले आपको इन्फो होनी चाहिए। उसके बाद हम सपोर्टिंग के लेवल की बात करते हैं। 3 लेवल हैं। सबसे पहला जो लेवल है, वहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्या करते हैं, यूट्रस को अटैच करते हैं सैक्रम के साथ, तो सर्विक्स को अटैच करते हैं सैक्रम के साथ। अगर यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेजाइनल वॉल्स के लिए, और अगर ठीक है, अगर जो है ना वो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तो उस वजह से क्या होगा कि यूट्रस का डिसेंट हो जाएगा विद इन द वेजाइना, ठीक है। अगर वो वाली वुमेन जिनमें कोई हिस्टेक्टमी हुई होती है, तो उनमें लेवल 1 स्पॉट के डिफेक्ट आ जाते हैं, तो फिर उनमें आपको वेजाइनल वोल्ट का प्रोलैप्स मिलता है। तो हिस्टेक्टमी में यूजुअली इसका डिफेक्ट आ जाता है और वेजाइनल वोल्ट प्रोलैप्स हो जाता है। फिर जो लेवल 2 के स्पॉट है, वो फिशिया प्रोवाइड करते हैं। 1 की जो थी वो लिगामेंट्स थे, लेवल 2 की स्पॉट फिशिया प्रोवाइड करते हैं। इन फिशिया ने वेजाइना को सराउंड किया होता है, इंटीरियरली भी पोस्टीरियरली भी, और ये वेजाइना को ब्लैडर के साथ अटैच कर रहे होते हैं एंटीरियरली, और वेजाइना को रेक्टम के साथ अटैच करते हैं पोस्टीरियरली। तो प्यूबो सर्वाइकल फेशिया और रेक्टो वेजाइनल फेशिया, ठीक है। ये फेशिया जो है ना, ये फ्यूज हुए होते हैं वेजाइनल एज पे आकर, और फिर जो है ना ये उसको पेल्विक साइड वॉल के साथ भी अटैच कर रहे होते हैं, मतलब साइडों से वो साइड वॉल के साथ अटैच कर रहे हैं पेल्विस की, और आगे से ब्लैडर के साथ, पीछे से रेक्टम के साथ, इस तरह से ये सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर इनमें डिफेक्ट आ जाए, लेवल 2 स्पॉट में डिफेक्ट आ जाए, तो वेजाइना की जो वॉल है वो प्रोलैप्स कर जाएगी, वेजाइना के ल्यूमन में आ जाएगी। अगर इंटीरियर आ रही है तो इंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स होगा, पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स होगा, ठीक है। और जब एक दफा वेजाइना की वॉल प्रोलैप्स कर गई, तो साथ ही ब्लैडर और रेक्टम का भी प्रोलैप्स हो सकता है, यानी अगर इंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स हुआ तो साथ ब्लैडर का प्रोलैप्स हो सकता है, अगर पोस्टीरियर का हुआ तो साथ रेक्टम का प्रोलैप्स भी हो सकता है। और जब आप एग्जामिन करोगे तो आपको वेजाइना के ल्यूमन में वो बल्जिंग वेजाइनल वॉल नजर आएगी, ठीक है। ये सारा लेवल 2 से रिलेटेड है।
और मुझे लगता है इसको याद रखना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि जो फेशिया है वो जाकर रेक्टम के साथ अटैच है, तो जब वेजाइनल वॉल से लेकर रेक्टम के साथ अटैच है, तो जब वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स होगा तो साथ ही रेक्टम का भी तो प्रोलैप्स हो सकता है ना। इस तरह से इसको याद रखना है। फिर लेवल 3 स्पॉट आ जाती है, ये प्रोवाइड करता है जी फेशिया ऑफ पोस्टीरियर वेजाइना, जो कि अटैच होता है कॉर्डल एंड के साथ, और उस कॉर्डल एंड को अटैच करता है पेरिनियल बॉडी के साथ। यानी जो लेवल 3 की मेन स्पॉट है वो पेरिनियल बॉडी सप्लाई करिए। पेरिनियल बॉडी अब क्या है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो है ना ये वो वाली जगह है जहाँ पर पोस्टीरियर वेजाइनल फेशिया की भी इंसर्शन होती है, जो वेजाइना से पेरिनियल बॉडी तक जाता है। इसके अलावा लेवेटर नाइन मसल्स के जो फाइबर है वो भी यहाँ पर आकर इंसर्ट करते हैं, और जो ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल है वो भी यहीं पर इंसर्ट करते हैं। और यूजुअली जो पेरिनियल बॉडी का डैमेज हो रहा होता है ना, वो ये होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे चाइल्ड बर्थ के दौरान एपिसियोटमी दी जाती है, एक इंसिजन दिया जाता है, तो यूजुअली पेरिनियल बॉडी जो है ना उसमें डैमेज हो जाती है। तो अगर पेरिनियल बॉडी का डिफेक्ट होगा, लेवल 3 स्पॉट का डिफेक्ट होगा, तो फिर लोअर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल जो है ना उसका प्रोलैप्स हो जाता है, जो कि यहाँ से वेजाइनल फेशिया जा रहा है जो पेरिनियल बॉडी के साथ अटैच है। तो पेरिनियल बॉडी का डैमेज, तो ये जो वेजाइनल वाल का ये वाला पार्ट है इसका प्रोलैप्स हो जाएगा। और जो लॉस है पेरिनियल बॉडी का, वो ओवरऑल वेजाइनल ओपनिंग का साइज भी इंक्रीज कर देता है, इस वजह से जो इंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसका भी प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने सारी बात कर ली एनोटमी की और स्पॉट की। अब बात करेंगे कि हम पेशेंट हमारे पास प्रोलैप्स के साथ आइए तो हमने इसको असेस कैसे करना है। सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में उससे पूछा जाएगा उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या है और उनकी सेवेरिटी क्या है। हम हर गायनी के चैप्टर में ये करें ना, हम सेवेरिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्वेश्चन किए जाएंगे कि कोई एग्जिस्टिंग यूरिनरी फीकल या सैगुअल सिम्टम तो नहीं है, ये भी उससे जरूर पूछना है। ठीक है, अगर कोई सिम्टम है तो उससे कंप्लीट उसकी डिटेल पूछनी है। चले आगे आ जाती है जी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में आपने असेस कर लिया सेवेरिटी को भी, और कोई इनडायरेक्ट सिम्टम जो थे यूरिनरी फीकल या सैगुअल उनको भी असेस कर लिया। अब आपने एग्जामिनेशन जो करना है ये यूजली बल्कि आइडियली लिथोटमी पोजीशन में करना चाहिए, जैसे उसका इनकॉन्टिनेंस का भी लिथोटमी पोजीशन में किया था सिम्स स्पेकुलम के साथ। ठीक है, इस पोजीशन में करना चाहिए। यूजली जितने भी गायनिक एग्जामिनेशन है ना वो इसी में किया जाता है, लिथोटमी पोजीशन में सिम्स स्पेकुलम के साथ। ये लाइन आप हर किसी की एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें करना क्या है जी, फुल आपने असेसमेंट करनी है कि डिग्री क्या है प्रोलैप्स की। मैं आपको डिग्री बताती हूँ कैसे असेस करते हैं। और ये देखना है कि जो सर्विक्स है और जो यूट्रस है उनका कितना डिसेंट है, वो कितना नीचे तक आया हुआ है वजाना में। ठीक है, अब जो प्रोलैप्स उसकी ना 3 स्टेजेस हमने डिसेंट के बना लिए हैं। 3 उसके स्टेजेस हैं हमने, कि वो हमने कहा ना कि असेस करना है कि कितना डिसेंट हुआ है, तो उस डिसेंट के लिए हमने 3 स्टेजेस बना लिए हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो स्टेज 1 है, यहाँ पर प्रोलैप्स जो है वो हाइमन से ऊपर ही होता है, हाइमन तक नहीं पहुंचता। स्टेज 2 में वो हाइमन तक आ जाता है, और स्टेज 3 में वो हाइमन से भी आउटसाइड आ जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये डिसेंट आपको बताएंगी। वो वाली वुमेन जिनमें हिस्टेक्टमी हो चुकी होती है, तो उनमें अब यूट्रस तो है नहीं जो प्रोलैप्स करेगी, उनमें विजाइनल वॉल्ट प्रोलैप्स करी होती है। तो जो विजाइनल प्रोलैप्स है वो इंटीरियर विजाइना का भी हो सकता है, इंटीरियर कंपार्टमेंट का, उसको सिस्टोसील भी कहते हैं। ये चीज़ अब याद रखनी है, उसको सिस्टोसील भी कहते हैं अगर वो अपर हाफ में हो, यानी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर वाले हाफ में हो, और उसको यूरिथ्रोसील कहते हैं अगर वो लोअर हाफ में हो। ठीक है, क्योंकि इंटीरियरली ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं। अब जो पोस्टीरियर विजाइनल वॉल का प्रोलैप्स होता है, अगर वो अपर हाफ में हो तो उसको इंटेरोसील कहते हैं, वहाँ पर इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अगर वो लोअर हाफ में हो तो वहाँ पर रेक्टम आ गया तो उसको रेक्टोसील कहते हैं। विजाइनल प्रोलैप्स जो है, फिर इसको उसी मेथड से इसको इसकी भी स्टेजिंग करनी है कि लिथोटमी पोजीशन में फिर देखना है कि ये प्रोलैप्स जो है हाइमन तक आ गया या हाइमन से नीचे है। तो चाहे वेजाइनल प्रोलैप्स हो चाहे यूट्रस का हो, इसी तरह से स्टेजिंग की जाती है। अच्छा, फाइनली अब ये भी असेस करना है कि जो पेरिनियल बॉडी है वो इंटैक्ट है, या उसका कोई मसला है, वो अटेनुएटेड हो गई है, या वेजाइनल ओपनिंग उसकी वजह से इंलार्ज हो गई है। ठीक है, तो पेरिनियल बॉडी को असेस करना भी नहीं भूलना स्टेजिंग के बाद। अब वो वाली वुमेन जिनमें प्रेशर की या वेजाइनल बल्ज की सिर्फ सिम्टम होती हैं, तो उनको ऐसा आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराने की जरूरत होती। लेकिन अगर किसी फीमेल ने कहा है कि उसको कुछ इनडायरेक्ट सिम्टम भी हैं, कुछ बॉवल से रिलेटेड, कुछ उससे रिलेटेड ब्लैडर से रिलेटेड कोई वॉइडिंग सिम्टम या कोई स्टोरेज सिम्टम है, कोई इनकॉन्टिनेंस है, तो तब आपने यूरोडायनामिक असेसमेंट भी करनी है। फिर आपने जो है ना वो उसका अल्ट्रासाउंड भी करना है, एंडो एनल अल्ट्रासाउंड। उसका जो है ना वो एनल डिफेक्ट देखने के लिए रेक्टल मैनोमेट्री भी करनी है, सिग्मोइडोस्कोपी भी की जा सकती है, और प्रोक्टोग्राम भी करना है। तो ये फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन है ना ये आपने करनी है, ये वाली एडिशनल करनी पड़ेगी। अब बात कर ली हमने जी, इन्वेस्टिगेशन की भी बात हो गई और सारी बाकी भी, कि अगर सिर्फ इनडायरेक्ट सिम्टम है तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस बन गया। लेकिन अगर दूसरी है तो फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ सकती है रिलेटेड टू बॉवल और ब्लैडर। अब आपने ब्लैडर के लिए तो मिली यूरोडायनामिक स्टडी है ना, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन रेक्टम के लिए। प्रोलैप्स को ट्रीट कैसे करना है, पहले इसमें भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आएगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस और सपोर्टिंग वेजाइनल पैसरीज एक्सरसाइज वैसे ही है जैसे आपको उसमें बताया इनकॉन्टिनेंस में, और दूसरा इसमें पैसरीज की एडिशन हुई है। वो वाली वुमेन जिनमें यूरिनरी और बोवल सिम्टम भी होती हैं, उनमें ये होता है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो सिम्टम भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। अब फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस का जो अल्टरनेटिव है वो आपके पास आ जाता है वेजाइनल पैसरी। इसमें क्या करते हैं, ये ना प्रोलैप्स को रिड्यूस भी करता है। जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज है ना, वो सिम्टम्स को तो इंप्रूव कर देती हैं, बट ये लेस एविडेंस है कि वो प्रोलैप्स को भी एनाटॉमिकल एक्सटेंट भी उसकी रिड्यूस करेंगी। जो प्रोलैप्स अगर नीचे लटक रहा है ना वो ज़्यादातर लटकता ही रहता है, लेकिन जो पैसरीज है ना वो उसको रिड्यूस कर देती हैं।
और फिर सिम्पटम की रेज़ोल्यूशन भी हो जाती है जब वो प्रोलैप्स रिड्यूस हो रहा था। तो पेसिली जो है ना इसका एक और एडवांटेज है कि आपको सर्जरी अवॉइड हो जाती है, आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, जो सर्जरी के रिस्क होते हैं वो भी अवॉइड हो जाते हैं। और ये यूजुअली तब हम ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब मेडिकली अनफिट हो कोई बंदा या एल्डर हो जिसमें आप सर्जरी कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है? अब जो रिंग पैसेज है वो यूजुअली यूज़ की जाती हैं, लेकिन रिंग पैसेज में एक लिमिटेशन है कि सिर्फ तभी अप्लाई किए जा सकते हैं, तभी यूज़ किए जा सकते हैं अगर जो पेरिनियल बॉडी है वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रोलैप्स जो है वो हुआ है और उसकी पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट नहीं है, उसको वो डेफिशिएंट है, तो तब आपने जेल होन पैसेज एडवाइस करने हैं। वो क्योंकि पेरिनियल बॉडी अगर डैमेज है तब भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट है। अच्छा, अब ना एवरी 6 मंथ प्रोलैप्स कह रही हूँ, पैसेज को रिप्लेस करना होता है और फिर जो है ना वो पेशेंट को एग्जामिन करना होता है साइंस के लिए, वजाइनल कोई अल्सरेशन तो नहीं होगी क्योंकि पैसेज अंदर रखी हुई है। स्ट्रेस की वजह से प्रेशर की अल्सरेशन हो सकती है, तो वो देखना है। और ये कोई ये नहीं है क्योंकि रूल नहीं है कि 6 मंथ के बाद ही करना है, एक ट्रेडिशन है कि 6 मंथ के बाद किया जाता है। आप इसको 5 मंथ के बाद भी कर सकते हो, 4 मंथ के बाद भी कर सकते हो। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन पैसेज की आती नहीं है, अगर आई भी तो माइनर से होती है कि ब्लीडिंग, डिस्चार्ज वगैरह कोई। लेकिन जो पैसिव वो बाज़ औक़ात इनकार्सरेट भी हो सकती है, जिसके लिए आपको फिर निकालने के लिए पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है और फिर आप उसको रिमूव करते हो, ठीक है? और ये बाज़ औक़ात फिस्टुला भी बना सकती है, रेक्टो वेजाइनल या वेज़ाइको वेजाइनल की जो है ना वो वेजाइना से निकल के रेक्टम की तरफ चलेगी, फिस्टुला बना दी या ब्लैडर की तरफ आ गई तो फिस्टुला बना दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाए, पैसिव भी नहीं काम आई, फ्लोर मसल एक्सरसाइज भी नहीं आई, तब आप सर्जरी कंसीडर कर सकते हो। फिर आपने सर्जरी चूज़ कर लेनी है कि क्या हम सर्जरी कर सकते हैं। और इसकी जो वाइड रेंज है सर्जरी की, वो उसने कहा हमने चैप्टर 17 में बताई हुई थी। जब हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे इसकी क्या-क्या सर्जरीज़ हैं। अभी जो है वो हम सिर्फ ये टेबल कर लेते हैं जो प्रिंसिपल्स है प्रोलैप्स सर्जरी की, क्योंकि जो सर्जरी की डिटेल है फिर हम चैप्टर 17 में करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप जो है ना वेजाइनल बल्ज को रिमूव या रिड्यूस करते हो। सर्जरी का पहला प्रिंसिपल ये है क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो ये ना है कि वो बल्ज रिड्यूस हो जाए। जो लिगामेंट है या जो स्पोर्ट है, जो हमने सारी 3 स्पोर्ट्स देखी थी, वो सारी रिस्टोर की जाती हैं जो वेजाइना की स्पोर्ट है। फिर जो है ना एसोसिएटेड ऑर्गन उसको रिप्लेस किया जाता है, यानी अगर रेक्टम प्रोलैप्स हुआ है साथ या ब्लैडर हुआ है, उसको भी उसकी नॉर्मल पोजीशन में वापस लेकर जाया जाता है। सफिशिएंट वेजाइनल लेंथ रिटेन की जाती है और सफिशिएंट विड्थ भी रिटेन की जाती है, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो पेरिनियल बॉडी को रिस्टोर करना है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को अगर है तो करेक्ट करना है, अगर नहीं है तो प्रिवेंट करना है। फीकल इनकॉन्टिनेंस का भी सेम, करेक्ट और प्रिवेंट। और ऑब्स्ट्रक्टेड अगर डेफिनेशन है तो उसको करेक्ट करना है। तो ये वन बाय वन सारे उसने प्रिंसिपल बता दिए। ये सारे मसले हैं जो उस प्रोलैप्स वाले पेशेंट को हो सकते हैं। इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, डेफिकेशन का ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन हो सकती है, वजाइनल जो है ना वो उसकी विड्थ खराब हो गई, उसकी लेंथ खराब हो गई, पेरिनियल बॉडी का मसला है, स्पोर्ट्स का मसला है, या जो भी मसला है उन सबको ठीक करना है। ठीक हो गया? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सर्जरी जो है वो इसकी हम चैप्टर 17 में करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।